मैं शीतल भाई के पास आ जाऊं। शीतल भाई एक तो खूब चलते हैं, खूब घूमते हैं, देख के कभी कभी ईर्ष्या होती है कि भाई इनको समय निकल आता है और नहीं अब लेकिन दिक्कत है ये, इसके लिए समय निकालना, इसके लिए वो। शीतल भाई मैं एक चीज दर्शकों को बता दूं, और वो इसलिए बता दूं कि तेजस्वी यादव 9वीं पास है, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं, लेकिन तेजस्वी ने 9वीं के बाद पढ़ाई क्यों नहीं की वो जानना भी जरूरी है लोगों को। तेजस्वी दिल्ली अंडर 15 खेले हुए हैं विराट कोहली की कप्तानी में। तेजस्वी ने जब दिल्ली अंडर 15 खेला था तो उस बार नेशनल जीता था, नेशनल चैंपियनशिप की ट्रॉफी उठाई थी। विराट कोहली कैप्टन थे, ईशांत के साथ इनका रिकॉर्ड पारी खेली थी इन्होंने। ये इंडिया अंडर 19 के लिए ये रिजर्व में चुने गए थे। मेरा कहना है कि क्रिकेट वालों के लिए आप कोई तेंदुलकर से पूछे कि तो उनकी क्या एजुकेशन है। अब वो ठीक है 2013 तक वो एक्टिव क्रिकेट खेलते रहे, झारखंड के लिए खेले, नहीं क्रिकेट का हो पाया, दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए आईपीएल खेले। मैं सिर्फ इतना ये सिर्फ इसलिए बता देना चाह रहा हूं दर्शकों को कि वो एक रेफरेंस उनके पास रहे कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ी क्यों थी, ये थोड़ा जानना समझना जरूरी था। शीतल भाई अब ये मुझे बताइए, नीतीश कुमार जी के प्लस साइड में जाइए तो बहुत सी चीजें हैं। नीतीश कुमार का महिला के प्रति जिस तरह से उन्होंने, मैं बिहार में लड़कियों के लिए साइकिल वाला करके उसके लिए आग्रह था, उनका आग्रह क्या, वो बहुत उसको ठीक से शिद्दत से उसको इंप्लीमेंट किया। नशाबंदी मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल काम होता है, इसमें जब तक कमिटमेंट नहीं हो आपका हो रहा है तब तक आप नहीं कर सकते, उन्होंने वो किया। गठबंधन के महारथी हैं, 89 से आज तक जब भी मंत्री मुख्यमंत्री कोई भी बने तो गठबंधन ही सरकार में बने, आज तक वो मेजोरिटी की सरकार उनके नसीब में नहीं हुई है, सिर्फ को सुशासन बाबू हैं। ये सारी चीजों के पक्ष में है, लेकिन 20 साल से गद्दी पे हैं। अब अगर कोई ये कहे कि बिहार पिछड़ा है और ये है और उसका वो किसी, इसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं नीतीश जी के ऊपर आती है कि नहीं आती है, क्योंकि इलेक्शन में अब जैसे मोदी जी एक्सपोज हो गए हैं 10 साल बाद कि केवल बात करते हैं, उसी तरह से आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश जी की है, वो जात वाला गणित बहुत अच्छा कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन डिलीवरी में बिहार अगर आप सुशासन हैं, आप अच्छे वो हैं, तो क्यों बिहार इतना पिछड़ा हुआ है शीतल जी? और उसका पॉलिटिकल वो जो प्रशांत किशोर जी ने कहा है उस पर तो आप कमेंट करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये जरा मैं आपसे समझ लूं। देखिए अभी अजीत जी ने जो बात कही मैं वहां से उसको टेक लेना चाहता हूं, और उन्होंने बहुत ही बुनियादी बात कही कि बिहार की प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल है। बिहार में हर साल प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ आती है, और लगभग 2/3 हिस्से में, आधा तो मान ही लीजिए, वो उसको हर साल डुबाती है, हर साल कई महीने स्टॉप कर देती है, फिर उसके बाद वो सब चीज़ें होती हैं जो होता है ऐसे किसी भी परिस्थिति में। और दूसरी बात है लैंडलॉक्ड है एक तरह से, उधर से अपना इनका कोई समुद्र के किनारे वाले राज्यों में से नहीं है, जो हमारे हमारे जो भी डेवलप्ड राज्य हैं, एक पंजाब को छोड़ दीजिए जो अब नीचे जा रहा है, और उस तरह से नहीं है, बाकी सभी ऐसे हैं जो तटीय राज्य हैं, उनकी अर्थव्यवस्था तुलनात्मक रूप में बेहतर है। वहाँ से लोग बाहर ज़्यादा निकले और मनी ऑर्डर इकोनॉमी से उनके यहाँ बेहतर हुआ। केरल वगैरह की इकोनॉमी में इस सब का असर है, बिहार की भी इकोनॉमी वो है, लेकिन वहाँ की इकोनॉमी का ज़्यादा जो बेसिस है मजदूर तबका ज़्यादा निकला, जो सोशल कंपोजिशन है वो उसका कारण है। तो जाति जनगणना के आंकड़े हमारे आपके पास हैं, बहुत साफ साफ बताते हैं कि ऑलमोस्ट 15% के बाद सारा का सारा जो है वो पिछड़ी जातियों, दलित जातियों और अल्पसंख्यकों में से आता है, और इस 15 में से भी अपर कास्ट मुस्लिम्स भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम हिस्सा है उनका जिनके हाथ में सब कुछ है। अभी वहाँ सब कुछ था और अभी बहुत चीज़ें उतनी बदली नहीं है, बदल रही हैं लेकिन अभी उतनी बदली नहीं है। नौकरियों में जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी की नौकरियां हैं उसमें आप देखते हैं कि वो प्रतिशत सबका मिलके पिछड़ी जातियों का 10% नहीं होता, सबका मिलके प्रथम और द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में इतना फर्क है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में है लोग, क्लर्क हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये सब संख्या है, या चपरासी हैं या और चीज़ें हैं, लेकिन जो राजकाज चलाने वाला जहाँ सब कुछ होता है वो नहीं है। ऐसे ही हायर एजुकेशन में मामला वही है कि वो अपर कास्ट के हिस्से में ही है सारा का सारा। सारे यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर आप देख लीजिए, जुडिशरी पूरी की पूरी देख लीजिए, प्रेस का भी जिक्र किया ही शायद झा साहब ने किया, और इस सब में जिस तरह से डोमिनेंस है, इस सब में से निकलना, इतने बड़े खोल में से निकल पाना विदाउट किसी सपोर्ट के, एक बड़ा मैसिव सपोर्ट लंबे समय तक के लिए प्लान करके मिले तभी ऐसा संभव है।
वरना डेमोक्रेसी तो कोई भी कर सकता है और बड़े बड़े दावे कर सकता है, लेकिन वो कुछ हो नहीं सकता और इस तरह की गलतफहमियां पैदा कर सकता है, कुछ शगुफे भी कर सकता है, जैसे केजरीवाल ने किया दिल्ली में। 1-2 सीजन चला, वो 3 सीजन चल गया। अब वो दिक्कतें उसमें आई, जब उन्होंने उसको अपने को फैलाना चाहा तो गलतियां हो गई और आप देख रहे हैं कि उसका फायदा उठा लिया गया और अब वो परेशानियों में है। और ऐसे ही कोई फ्लूक थोड़ा बहुत ये कर सकते हैं जो कसरत कर रहे हैं, लेकिन बिहार में मुझे उसकी गुंजाइश भी नहीं दिखती। बिहार के चुनाव दर चुनाव ठीक है, वो आकलन करते हैं और इसके विशेषज्ञ माने जाते हैं, लेकिन जैसा लोगों ने सही बताया कि पिछले चुनाव में वो बुरी तरह से धराशायी थे। अगर कोई ये काम करता है तो ऐसा हो सकता है कि उससे गलतियां हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उससे सारा का सारा सब गलत हो जाए। वो 10 सवाल करेगा तो 2-3 सवाल उसके कम से कम सही होंगे। लेकिन आप पिछले चुनाव में, यही जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें उनके सारे मतलब बड़े बड़े दावों को देख लें तो वो लग रहा था कि अब लगता है कि वो प्रेजुडिस्ड थे, उन्होंने वो काम नहीं किया था, लेकिन उनको वो ममता बनर्जी से उनका रिश्ता टूट गया तो ममता बनर्जी को हरा दे रहे हैं। नीतीश कुमार से बात नहीं बनी तो नीतीश कुमार को रिडिक्यूल विनिक्यूल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को राजनीतिक चुनौती समझते हैं, इसलिए उसके अंट शंट बोलते हैं। बाकी सब कांग्रेस वगैरह में ये है कि कांग्रेस ने उनके जो स्लाइड्स वगैरह उन्होंने दिखाई उसको एंगेज नहीं किया, इसलिए कांग्रेस में भी उनको खोट नजर आता है। मोदी जी का वो कुछ उखाड़ नहीं सकते, इसलिए मोदी जी के बारे में उस तरह की बात नहीं की, उनकी तारीफ कर दी कि वो 310 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। तो ये सब लगा कि जो भी उनकी विशेषज्ञता है या अगर है वो, तो उसका उपयोग करने की जगह वो प्रेजुडिसेस का उपयोग करते हैं अपने नतीजों के आकलन में। ये तो बड़ी कमजोर स्थिति है, इसमें कोई बहुत लंबे चलने वाली बात नहीं है। और इस तरह के बहुत सारे शगुफे भारत देश में अब 75-80 साल का जो हमारा अतीत हो गया, लोकतांत्रिक अतीत, उसमें बहुत सारे इस तरह के अस्तित्व पैदा हुए और गायब भी हो गए। तो अगर वो ये कह रहे हैं, ये उनकी टैक्टिक्स तो हो सकती है कि उन्हीं की लड़ाई तेजस्वी से है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी जो सोशल कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन में पासवानों की पार्टी, मांझी साहब, कुशवाहा में सबसे बड़े उपेंद्र कुशवाहा, ये सब इस समय एक ग्रुप में है बीजेपी समेत। बीजेपी जिसके पास केंद्र में भी सत्ता है, राज्य में वो आधी हकदार है, और उसके पास जुडिशरी में, मीडिया में और ब्यूरोक्रेसी में, एजेंसियों में जितनी सामर्थ्य है, पैसे में, जिसका कोई मैच नहीं है। तो उसको सबको अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसे कॉम्बिनेशन को आप सिर्फ दावा करके गायब कर देंगे, कोई आधार नहीं है। मुझे इसमें कोई मतलब मैं इसको सीरियसली नहीं लेना चाहता उनकी बात को। आपने प्रोग्राम रखा है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मतलब है। इस तरह की बातें कोई भी कह सकता है। वो ठीक है, एक पार्टी वार्टी बना रहे हैं, कुछ नौजवानों को बेरोजगारी बहुत है, तो किसी को भी नौजवान मिल सकते हैं, उनको भी मिल गए होंगे। कुछ लोगों को पैसे वैसे दिए जा सकते हैं, कुछ लोग भावना में आ सकते हैं, लेकिन वो चुनाव में बिहार जैसे राज्य में जहाँ इतनी बड़ी आबादी है, इतना मूवमेंट है, वहाँ कोई बुनियादी फर्क ले आएंगे और नतीजा निकाल लेंगे, मुझे तो बिल्कुल कहीं से भी नहीं लगता। कहीं फ्लूक हो गया, 1-2 एमएलए जीत गए, ऐसा हो सकता है। कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है बहुत सारी। बहुजन समाज पार्टी का भी सारे राज्य में हार गई थी आपको, और हमको याद ही है बहुत एनालिसिस की कि एक विधायक उनका अपनी सामर्थ्य से जीत गया था, तो वो उनके फेदर इन द कैप हो गया। लेकिन वो तो हम आप जानते ही कि वो बीएसपी की पॉलिटिक्स की वजह से जीते हुए एमएलए नहीं है। तो ऐसा ही एक आध कहीं कुछ हो जाए और उसको वो अपना कुछ कहने लगे, वो बात अलग है, लेकिन न तो उनकी इन बातों का कोई भविष्य है, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि उसका कोई वर्तमान भी नहीं। और जो वर्तमान वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उसमें भारी शंका है। और मैं बाकी अपने मित्रों से जो लोगों ने बताया उससे सहमत हूं, उन्होंने अच्छी विवेचना की। जी, मैं शीतल जी एक छोटी टिप्पणी और ले लूं, क्योंकि आपके गाड़ी बहुत छोटी सी, ये थोड़ा सा अलग हटके है भाई। हमारे बहुत से दर्शक भी कह रहे हैं कि पीके पे टाइम वेस्ट मत करिए, पीके तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, इस तरह की बहुत से लोग कह रहे हैं। नहीं, मैं एक छोटी ले लूं, ये जो बाल बुद्धि वर्सेस बैल बुद्धि वाला एक नया चला है,
ये कितना मतलब आपको कभी कभी लगता नहीं है कि विमर्श क्या? अब आज सुबह जब सोच रहे थे कि इसमें बाल बुद्धि वर्सेस बैल बुद्धि करें, मुझे खुद शर्म आई। इसमें क्या मतलब, देश का प्रधानमंत्री है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बालक बुद्धि करके वो गाली दे रहा है, फिर उधर से लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो नहीं कह रहा है, लेकिन एक फर्क दोनों में है। मैं उस पर आपसे पूछ लूं, मोदी जी को बालक बुद्धि प्रूव करने के लिए केवल डॉक्टर्ड और फेक वीडियोस राहुल गांधी के डालने हैं। इनको जो भी बुद्धि बोल रही है कांग्रेस पार्टी, बैल बुद्धि कर रही है, उसके लिए ना फेक वीडियो चाहिए ना डॉक्टर वीडियो चाहिए, उनके ओरिजिनल वीडियो ले आके डाल दे रहे हैं। तो मैं एक बहुत संक्षेप में ये फर्क समझना चाहूंगा कि ये विमर्श तो कहां पहुंच गया है। लेकिन देखिए, ये तो तय है कि आज पूरा दिन बैल बुद्धि ट्रेंड कर रहा है, आज पूरा दिन घेरे हुए, अब ये तो सच्चाई है। हम आप इसको नापसंद करेंगे, ये अच्छी बात है, समाज में ये रहना चाहिए कि बुरे को बुरा कहा जाए, लेकिन सच तो ये है कि आज बैल बुद्धि ट्रेंड कर रहा है और बहुत भयानक ट्रेंड कर रहा है। दूसरा, अभी एक एजेंसी ने ये सोशल मीडिया पर पिछले 15 दिनों के आंकड़ों का परीक्षण किया है। एक्चुअली राहुल गांधी के लोकसभा में भाषण के बाद, लोकसभा के वो बीते सत्र के बाद जो परिस्थिति बदली, उसमें उसने पाया है कि इस समय कांग्रेस बहुत ही एग्रेसिव मूड पे है और सफलताएं प्राप्त कर रही है। उसके अनुसार लगभग 46% स्पेस पर पिछले 15 दिनों में कांग्रेस वालों ने कब्जा किया है। 46 मोदी जी का ये परसेंटेज सिर्फ 12 रह गया है। बीजेपी का परसेंटेज है, लेकिन वो कांग्रेस से बहुत पीछे है। और ये राहुल गांधी का अपना ही 10% के आसपास है। तो यानी अब एक तो मोदी जी और राहुल गांधी में सोशल मीडिया पे जो गैप है वो बहुत करीब हो गया है। ये तब है जब सोशल मीडिया के ज्यादातर प्रोफाइल्स में राहुल गांधी मोदी जी के कहीं 1/5 हैं जैसे ट्विटर पे, कहीं 1/4 हैं, कहीं 1/6 हैं फॉलोअर्स और अन्य की श्रेणी में। लेकिन उनके वीडियोस की जो मार है वो अगर मोदी जी के बराबर आ रही है, जबकि मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ा स्टाफ इस काम को करता है और उसकी वजह से कंपैरेटिवली वो प्रेजेंस उनकी ज्यादा होनी है नेचुरली। लेकिन ये मामला भी क्लोज हो गया है और यूथ कांग्रेस का पिछले दिनों करीब 16% है। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में कम से कम ये जो नई प्रणाली है आजकल राजनीति करने की, जो हम लोगों के जमाने में नहीं थी और हम लोग उसके लिए बहुत काबिल भी नहीं है, लेकिन अब पढ़ना तो पड़ता ही है, सूचनाएं तो आई नहीं, एक सूचना है ये, और उस सूचना के अनुसार इस एरिया में भारी शिकस्त मोदी जी को, ब्रांड मोदी को मिल रही है, पार्टी बीजेपी को मिल रही है और ओवरऑल राइट विंग को मिल रही है। तो ऐसा लगता है कि जो टेम्पो शुरू हुआ है लोकसभा चुनाव से, जिसमें एक परिवर्तन की आहट है, वो परिवर्तन तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन वो उस रास्ते में अब तेजी से चल रहा है और ऐसी स्थितियां आ सकती हैं कि वो परिवर्तन आज नहीं तो कल हमें फिर स्वीकार करना पड़े। ये हम आज की जो तथ्य हैं उनसे ये आकलन कर सकते हैं। जी।